नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। आज का हमारा टॉपिक होगा भाषा विज्ञान। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पहले पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा और हिंदी साहित्य के काल विभाजन, ये दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद हमने जैसे शुरुआत की हुई थी अपने भाषा विज्ञान की, हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ा है, इसलिए हम ज़्यादा क्लास हिंदी साहित्य की रखेंगे और कुछ क्लास हम दूसरे टॉपिक को भी हम साथ लेते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। भाषा विज्ञान के टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ, कहाँ से हिंदी भाषा निकली, इन सब चीज़ों को हम पढ़ रहे थे। इन तथ्यों को पढ़ते हुए हमने पढ़ा संस्कृत से पाली निकली, पाली से प्राकृत निकली और प्राकृत से फिर निकली अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश से फिर निकली अवहट और फिर धीरे धीरे हमारा हिंदी भाषा का विकास हुआ, हिंदी भाषा निकली। किस प्रकार से, जैसे हमने कि कहाँ से निकली ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, कैसे हमने देखा कि हमने भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत 3 भागों में विभाजित किया भारतीय आर्य भाषाओं को। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरी आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत हमने संस्कृत को पढ़ा। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत हमने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को पढ़ा और उसके बाद अवहट को भी। और आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत केवल हिंदी और हिंदी के बाद हिंदी तर आने वाली भाषाएं जैसे बांग्ला और कई भाषाएं निकल कर सामने आई, वे हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत निकली। उसके बाद हम बात करें अगर संस्कृत की, इनका समय सीमा क्या रही प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की, ये इसके समय सीमा रही संस्कृत का हमारा 1500 ईस्वी पूर्व से, ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक की हमारी संस्कृत भाषा का समय रहा, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों भाषाएं शामिल हैं। दूसरा, पाली का अगर हम समय देखें तो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत का समय देखें तो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का समय देखें तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। आज हम बात करेंगे अपनी अवहट भाषा की। ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तक हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अवहट भाषा की। अवहट भाषा का क्या समय रहा, उसके अंतर्गत, अवहट भाषा के अंतर्गत पूछे जाने वाले परीक्षाओं में मुख्य तथ्यों को हम पढ़ेंगे। परीक्षा में अवहट से संबंधित कौन से ऐसे तत्व है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं अवहट भाषा का समय। अवहट भाषा की समय सीमा रही 900 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। यहाँ तक हमारी अपभ्रंश भाषा आ गई 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और अवहट की फिर बात करें हिंदी की 1000 ईस्वी के बाद हिंदी का विकास होना शुरू हो गया था। इन दोनों भाषाओं के बीच एक भाषा और निकल कर आई जो अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप कहलाया, और ये लगभग हिंदी और अपभ्रंश के बीच की भाषा रही। बीच की भाषा के अंतर्गत मान लो जैसे 900 ईस्वी से लेकर
1100 ईस्वी तक इसका समय रहा है। हिंदी का विकास होने शुरू हो गया था और उसके बाद जैसे धीरे धीरे हिंदी आगे बढ़ती रही तो 1100 ईस्वी तक अवहट की ही झलक हमें देखने को मिली है हर रचनाओं में। तो इस प्रकार अवहट भाषा की समय 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक रहा और साहित्य में 14वीं शताब्दी तक इसकी रचनाएं की जाने लगी। इसका समय अगर साहित्य में देखें तो 14वीं शताब्दी तक, जैसे विद्यापति की जो पदावली है उनमें भी, विद्यापति की रचनाओं में भी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, उनमें भी अवहट भाषा का रूप मिलता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम इसके बाद। अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं के लगभग 300 वर्षों तक का समय रहा। अपभ्रंश से और आधुनिक आर्य भाषाओं के, जैसे अपभ्रंश, आधुनिक आर्य भाषा मतलब हिंदी, इनके बीच का जो समय रहा था 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक, ये 300 वर्ष तक थे। तो पूछ लेते हैं कि लगभग कितने वर्षों तक अवहट भाषा का समय रहा, तो लगभग 300 वर्षों तक अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच जो समय था वो अवहट भाषा का रहा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कहा। ये ध्यान से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कई बार परीक्षा में आ चुका है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश, इसे किसे मतलब अवहट को, अवहट की बात कर रहे हैं ना, तो अवहट भाषा को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कहा। दोनों भाषाओं को, बीच की कड़ी मतलब दोनों भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी, अपभ्रंश और हिंदी को, हिंदी और अपभ्रंश, पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी कौन सी भाषा रही? अवहट। और एक पॉइंट और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अपभ्रंश और आधुनिक, अपभ्रंश भाषा को मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना जाता है। अपभ्रंश भाषा को मध्यकालीन और आधुनिक भाषा की, अपभ्रंश भाषा को मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा की, मध्यकालीन मतलब पाली प्राकृत अपभ्रंश से लेकर के और हिंदी के बीच की मध्यकालीन आधुनिक आर्य, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की बात करें कि कड़ी कौन सी भाषा मानी जाती है तो अपभ्रंश, और अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की बात करें तो अवहट। इस तरह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम अवहट शब्द का। अवहट शब्द कहाँ प्रयोग किया गया? सबसे पहले वर्ण रत्नाकर, जो कि एक ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, वर्ण रत्नाकर, इसके अंतर्गत अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अवहट का उल्लेख कहाँ मिलता है? संदेश राशक में। अब्दुल रहमान का जो संदेश राशक ग्रंथ है, एक खंड का वह, उसके अंतर्गत इसका अवहट भाषा का उल्लेख मिलता है। उल्लेख और प्रथम प्रयोग, इनमें अंतर है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। वंशीधर ने प्राकृत पैंगलम की भाषा अवहट बताई। जो वंशीधर टीकाकार हुए हैं, वंशीधर ने प्राकृत पैंगलम की जो टीका लिखी है उसमें अवहट, प्राकृत पैंगलम की जो भाषा है वो अवहट बताई है। और विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा भी अवहट है। ये कई बार पूछ ले जाते हैं कि विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा क्या है, कीर्ति पताका की भाषा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट को एक ही माना है। भोलानाथ तिवारी एक व्याकरण है भाई, ये व्याकरण है, एक ये होता है जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण
जानता हो। मतलब कि इन्होंने व्याकरण लिखा था भोलानाथ तिवारी ने, तो अपभ्रंश और अवहट को एक ही भाषा माना है, उन्होंने दो भाषा नहीं मानी, अपभ्रंश को और अवहट को। जैसे कि हम और विद्वानों ने कहा कि अपभ्रंश भाषा से अवहट का विकास हुआ, जैसे अपभ्रंश भाषा का बिगड़ा हुआ रूप और हिंदी और अपभ्रंश के बीच जो भाषा निकली वो अवहट है। लेकिन भोलानाथ तिवारी ने कहा नहीं, अपभ्रंश भाषा ही अवहट है, ये दो भाषाएं नहीं है, ये एक ही भाषा है। ये किसने कहा? भोलानाथ तिवारी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। मतलब कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है ये भाई, कि चंद्रधर शर्मा ने अपभ्रंश भाषा को क्या कहा? पुरानी हिंदी का। पुरानी हिंदी किसने कहा अपभ्रंश को? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और ये है परवर्ती अपभ्रंश को, यानी कि परवर्ती अपभ्रंश को, परवर्ती मतलब अपभ्रंश के बाद की भाषा, पूर्ववर्ती अपभ्रंश से पहले की भाषा। तो परवर्ती अपभ्रंश को यानी कि अवहट को, अपभ्रंश के बाद की भाषा कौन सी आई? अवहट को। या ये पूछ ले जाते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश भाषा को क्या कहा? पुरानी हिंदी। या फिर ये पूछ लेंगे सीधा सीधा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को क्या कहा? पुरानी हिंदी। इस तरह से प्रश्न पूछ लें। अगला पॉइंट होगा 8वीं और 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकली, यह हमें स्पष्ट दिखाई देता है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में जब सिद्धों की भाषाओं की बात करें तो संध्या भाषा रही सिद्धों की भाषा, लेकिन उसमें अवहट भाषा का भी स्पष्ट झलक दिखाई देता है हमें। अपभ्रंश के बाद जो भाषाएं निकली थी, अवहट और अपभ्रंश दोनों भाषाओं का हमें 8वीं और 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषाओं में देखने को मिला। इस तरह हमने आज अवहट भाषा के मुख्य तथ्य समझे। अगली क्लास में हम अगली भाषा पे आएंगे, अपने हिंदी भाषा की, जो टॉपिक हमारा चला हुआ है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, किस प्रकार से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। उससे पहले हम देखेंगे कि अपभ्रंश भाषा के रूप, कितने रूपों में अपभ्रंश भाषाएं निकली। चलो अभी बता देती हूँ, फिर अगली क्लास से फिर हम डिटेल से शुरुआत कर लेंगे। अपभ्रंश भाषा के रूप। अपभ्रंश भाषा के कितने रूप निकले? अपभ्रंश भाषा के 6 रूप निकल कर सामने आए। कौन कौन से? नंबर 1 पर सबसे पहले शोरशैनी अपभ्रंश निकली। यहीं से हिंदी का विकास होना शुरू होता है, हमारी हिंदी का विकास। शोरशैनी की भी फिर 5 शाखाएं निकल कर सामने आई। इस तरह फिर हम डिटेल से आगे क्लास में हम पढ़ेंगे। फिर अर्धमागधी अपभ्रंश, फिर मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, फिर खस निकली, फिर ब्राह्मण निकली, फिर महाराष्ट्री। नंबर 4 फिर खस अपभ्रंश, पाँचवें नंबर पर ब्राह्मण अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, और 6ठे नंबर पर लिखी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अगली क्लास में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, समझते हुए हम अपने हिंदी के विकास की तरफ पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। और बिल्कुल भी जैसे कि पिछली
हमने 2-3 दिन पहले देखा है टीजीटी का भी थोड़ा एज से रिलेटेड कुछ बातें निकल कर सामने आई है, 30 साल रखी है। तो जो महिलाएं, जो बच्चे या जो भी कैंडिडेट 30+ हो चुके हैं और अपनी तैयारी पे 2-3 सालों से लगे हुए हैं, वे बिल्कुल भी टेंशन ना लें और घबराए नहीं। जब तक फॉर्म निकल कर हमारे सामने एज कंफर्म नहीं होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। और बच्चों ने केस किया हुआ है और बच्चों के हित में ही केस होगा। उम्मीद है 99% उम्मीद है कि बच्चों के हित में ही चीज़ें रहेंगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।